मध्य प्रदेश की इस टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें कंप्लीट की थी, उसके ही आगे बढ़ाते हुए हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ लेक्चर नंबर 12 है। यदि इससे पहले, यहाँ पर 11 लिखा है, गलत लिखा हुआ है, इसे 12 लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर आपने यदि नहीं देखे हैं तो हमें प्ले लिस्ट को सर्च कर सकते हैं, या फिर हम चैनल को विजिट करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। MPGK बाय विमलेश सर के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अब लेक्चर की ओर बिना किसी देरी के। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, जैसे कि हमने हेलियोडोरस ने विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था उसकी बात हमने कर ली थी। तो हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो एंटियालकिड्स का राजदूत था, जो किसके शासनकाल में आया था? तो शुंग वंश के राजा थे भागभद्र, उसके शासनकाल में यहाँ पर भारत आया था। ओके, कब आया था? तो 14वीं सदी में आया था। ओके, विदिशा में आया था। विदिशा में किसने किया था? तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था। इससे ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आगे वो बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सातवाहन नरेश अरिपक का तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। सातवाहन के जो एक नरे मतलब राजा थे, क्या नाम था उनका? अपिलक। उनके तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। उससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश भूभाग पर सातवाहन वंश का संचालक था। तो हमें ऐसा कहाँ से प्राप्त होता है कि सातवाहन वंश का भी मध्य प्रदेश से क्या प्राप्त होता है? तो सातवाहन वंश का हमें एक तांबे का सिक्का प्राप्त होता है। किस राजा का? तो अपिलक राजा के नाम का हमें तांबे का सिक्का प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। शक जिन्हें क्षहरात भी कहा जाता है। तो शक वंश के प्रथम शासक भ्रुमक, शक वंश के प्रथम राजा भ्रुमक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो शक जो वंश हैं उनके राजा भ्रुमक के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मालवा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। जिससे क्या पता चलता है? तो जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि ये भूभाग रात शासक भ्रुमक के अधीन यहाँ पर, मतलब मालवा पर किसका शासक भी रहा है? भ्रुमक का शासन भी मालवा पर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी की। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी पुत्र विशिष्ट मुलुभावी के नासिक गुहालय उसके विजित मध्य प्रदेश के अनूपपुर के पास इनकी राजधानी बनी हुई थी। इन्होंने अपनी मालवा के अवंती स्थिति देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी की भी यहाँ पर मिलती है। गुहालय के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का भी संबंध मालवा से रहा है, पश्चिमी मालवा से इनका संबंध भी रहा है। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी उज्जैनी जाते हुए, मौर्य सम्राट जो अशोक थे उज्जैन से जाते हुए विदिशा की एक लड़की थी जिनका नाम था श्रीदेवी से विवाह किया था। उनके 2 पुत्र हुए थे। कौन कौन? एक महेंद्र और एक संगमित्रा। इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी, है ना। तो किससे शादी की थी? तो विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी जिसका नाम था श्रीदेवी। ओके, श्रीदेवी से विवाह किया था, जिसके 2 पुत्र थे, एक महेंद्र और एक संगमित्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा कौन था? तो कुषाण वंश का राजा था कुजुल कैटफिसेस। कौन था? कुजुल कैटफिसेस। उनकी मृत्यु के उपरांत विम कैटफिसेस उत्तराधिकार बना। कौन था भैया? कुजुल कैटफिसेस। तो उसका जो प्रथम राजा था, और उनकी मृत्यु के बाद कौन बना था? तो विम कैटफिसेस उत्तराधिकार बना था। जिसका एक सिक्का कहाँ से प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हमें जो विम कैटफिसेस है उसका सिक्का हमें प्राप्त होता है। विम कैटफिसेस का उत्तराधिकारी इसके बाद कौन राजा बना था? तो कनिष्क इसके बाद राजा बना था। कनिष्क इसके बाद राजा बना। तो कनिष्क प्रथम से, जो कनिष्क प्रथम है उनसे हमें 324 सिक्के कुषाण शासकों के सिक्के निधि के शहडोल से प्राप्त होते हैं। अब आपको बता दो, कुषाण में सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा की बात करें तो कनिष्क ही सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा थे, और इनके सिक्के हमें कहाँ से, मध्य प्रदेश के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो शहडोल से प्राप्त हुए। कितने? तो 324 सिक्के के समथिंग हमें शहडोल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है पुराणों के वितरण से पता चलता है कि पद्मावती में नागवंश का शासन था। जो पद्मावती है उसमें नागवंश का शासन था। ओके, पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पदम पवैया नामक स्थान से होती है। जो हमें पद्मावती है, तो पद्मावती की पहचान हमें कहाँ से होती है? तो पदम पवैया नामक स्थान से हमें पद्मावती की पहचान होती है। पुराणों में इसका उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल में मध्यराज वंश का शासन रहा है। मध्य प्रदेश के जो बघेलखंड है
बघेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल के में मध्यराज वंश का शासन रहा है। और इस वंश का प्रथम राजा था कि किसीपी पुत्र, क्या नाम था? कासीपी पुत्र था। क्या नाम था? कासीपी पुत्र। इस वंश का प्रथम राजा कौन था? तो कासीपी पुत्र था। और जिनके भीमसेन के पुत्र कोतनी पुत्र कोठाश्री अपनी राजधानी को बंधुगढ़ बनाया था। जो भीमसेन है उनके पुत्र थे जिन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था? तो बंधुगढ़ अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं अनुश्रुति के अनुसार। अनुश्रुति का मतलब यहाँ होता है कि सुनी सुनाई बात है ना, किसी की बातें सुन कर जो बात चल रहा है वो वाला है अनुश्रुति, उन्हें कहते हैं कि भाई तुमने हमसे बोल दिया, मैंने आपसे बोल दिया, आपने किसी और से बोलोगे, फिर ऐसी बातें चलती आ रही है, उन्हें अनुश्रुति कहते हैं ना। अनुश्रुति के अनुसार राजा नल ने नलपुर नगर बसाया था। यह बात सही है कि राजा नल ने ही नलपुर नगर बसाया था, जो आधुनिक शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में विद्यमान है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो राजा नल थे उन्होंने अपना नलपुर बसाया था, वह किस अबे जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो वहाँ कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है। मध्य प्रदेश की गर्दन में स्थित है कौन? नल। ओके, इस टाइप से हम याद रखेंगे। नलवर हमारे कहाँ पर स्थित है? तो शिवपुरी में। नेक्स्ट है हिंद यूनानी, एक मिनट रुकना। हिंद यूनानी शासकों का मध्य प्रदेश में निश्चित प्रमाण नहीं है। जो हिंद यूनानी शासक हैं उनके प्रमाण हमें मिलते नहीं है, पर कुछ उनके सिक्के मिलते हैं। उनमें एक राजा था मिनेंडर करके, कौन, क्या नाम था उनका? मिनेंडर के कुछ सिक्के हमें बालाघाट से प्राप्त होते हैं। वैसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त भी नहीं होती है। कुछ सिक्के मिनेंडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? बालाघाट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरन से हमें गुप्त शासक रामगुप्त के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के शासक मध्य प्रदेश की विदिशा और एरन से। एरन कहाँ पर है? तो सागर में है ना, सागर जिले में एरन स्थित है। वहीं से हमें रामगुप्त के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिन पर गुप्त लिपि में रामगुप्त का नाम भी लिखा हुआ है। ओके, जिससे हमें पता चलता है कि इधर किसका शासनकाल था? रामगुप्त का शासनकाल कहाँ पर था? सागर और विदिशा में इनका शासनकाल था, है ना। नेक्स्ट है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। जो गरुड़ है वहाँ किसका राजकीय चिन्ह था? ऐसा पूछ सकता है। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। यहाँ बात गुप्त काल के शिलालेखों व स्तंभों के साथ ही एरन सागर के जो एरन है वहाँ का सागर के सिक्के सिंह व गरुड़ के चित्र बने होने से स्पष्ट होता है। जो सिक्के मिले होते हैं और कुछ स्तंभ मिले हैं उन पर गरुड़ की फोटो लगी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो गुप्त वंश है उसका राजकीय चिन्ह क्या है? गरुड़ था। इस टाइप से हमें समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा के क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके 3 अभिलेख हमें मालवा से प्राप्त होते हैं, पूर्वी मालवा से प्राप्त होते हैं। जैसे जो भैंसला, जो पुराना भैंसला अभी जो वर्तमान में विदिशा है, उसके समीप उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो यहाँ भी विदिशा में ही है। ओके, जो पुराना भैंसला है उसे ही आजकल विदिशा कहते हैं। इससे हमें गुप्त वंश के प्रतापी चंद्रगुप्त राजा का कुछ अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 510 ईस्वी के प्रशस्तर स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन से प्राप्त होते हैं। जो 510 ईस्वी के जो स्तंभ है मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन से प्राप्त होते हैं। जो भानु प्रताप का है, जो मतलब जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं वो किसके हैं? तो भानु प्रताप के वहाँ शिलालेख हैं। इनमें भानु प्रताप का संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा बताया है। इसमें जो हमें स्तंभ मिलते हैं उसमें जो भानु प्रताप है उसे बहुत प्रतापी राजा बताया है कि मतलब बहुत महान राजा था और बहुत संसार का सबसे बड़ा राजा था। ये सब बातें की गई है इस स्तंभ में। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो मालवा है मध्य प्रदेश में 9वीं सदी में एक नए राजवंश का उदय हुआ था। मालवा मध्य प्रदेश के 9वीं सदी में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो परमार राजवंश के नाम से जाना था। परमार वंश, तो परमार वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना उपेंद्र कृष्णराज द्वारा की गई थी। ये उपेंद्र कृष्णराज द्वारा ही परमार वंश की स्थापना की गई थी। इनके बाद इनके प्रतापी राजा की बात करें तो यहाँ पर मुंज हुए। मुंज के बाद सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा भोजी हुए हैं। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर चंदेल वंश के शासक थे। जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है उस पर चंदेल वंश के राजाओं का शासनकाल था। उनके समय इस क्षेत्र में जजाक भुक्ति कहा जाता है। मतलब उस टाइम पे इसे बुंदेलखंड ना कहेगा, जजाक भुक्ति कहा जाता था। तो ऐसा पूछ सकता है बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? तो जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम है। इसकी स्थापना लगभग 831 ईस्वी में जंजुक नामक व्यक्ति ने की थी। कौन से? जंजुक। ऐसे याद रख सकते हैं। चंदेल वंश है, हम याद रख लेंगे जजाक भुक्ति, तो जंजुक नाम से हम इस टाइप से याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट है राजा भोज की राजा भोज के बारे में हम कल बात आपसे की थी राजा भोज के बारे में। आज को और भी करते हैं कुछ। राजा भोज है तो राजा भोज एक उच्च कोटि के कवि भी थे और लेखक भी थे। राजा भोज जो कवि भी हैं लेखक भी हैं तथा इसके सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने सरस्वती कंठाभरण, समरामागण सूत्र धारा, तत्व प्रकाश, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद आदि जैसे अनेक ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसको कविराज कहा जाता है। तो इनमें से किसको कविराज कहा जाता है, तो एक ऑप्शन होगा हमारे पास राजा भोज का। तो राजा भोज को हम क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमारा राजा भोज क्या है, कविराज है। इनकी एक बार और बुक हम बताते हैं कौन सी है। सरस्वती कंठाभरण, सम्रागण सूत्र धारा, तत्व प्रकाश, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद आदि जैसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं और इसी कारण इसे कविराज कहा जाता है। और परमार राजा भोज की धारा नगरी धार, जो आज वर्तमान में क्या है धार, पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने आक्रमण किया था। क्या नाम था उनका, सोमेश्वर नरेश ने आक्रमण किया, जिसमें राजा भोज की हार हुई। यहाँ जानकारी मंगाई लेख 1058 से प्राप्त होती है। 1058 में से हमें एक प्राप्त होता है कि जो और राजा भोज है उन पर जो धार है उस पर हमारे नरेश जो सोमेश्वर द्वितीय है उन्होंने आक्रमण किया और राजा भोज को पराजित भी किया तथा उस पर हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मंगाई लेख अभिलेख से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी जो तेवर कलचुरी वंश की राजधानी रही है। जो त्रिपुरी है वो किसकी राजधानी रही है, तो कलचुरी वंश की राजधानी रही है। और कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो कोकलक किसके संस्थापक है, कोकलल हमारे कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं। तो राजा नेक्स्ट है राजा धंग, चंदेल वंश के प्रतापी राजा थे। चंदेल वंश के प्रतापी राजा कौन थे, राजा धंग प्रतापी राजा भी थे। राजा मानसिंह तोमर वंश के थे, जो राजा मानसिंह है। इस टाइप से हमें पूछ लिया था राजा मानसिंह किस वंश से थे, तो राजा मानसिंह तोमर वंश के थे। और ये राजा मानसिंह हैं, इनका क्षेत्र ग्वालियर से है। ऐसा पूछ लिया था कि इनका क्षेत्र कौन सा, तो ग्वालियर, ये ग्वालियर क्षेत्र से शासक रहे हैं। यशोवर्मन चंदेल वंश का प्रतापी शासक, ये यशोवर्मन था जो बहुत चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा भी रहा है। जो कोकलक कलचुरी वंश का संस्थापक था। कोकलक अभी बात की थी हमने कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, कोकलल कलचुरी वंश का संस्थापक जो त्रिपुरी जबलपुर में शासन करता था। त्रिपुरी जो आज का वर्तमान जबलपुर है उसमें शासन किया करता था। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के चंदेल शासक धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से हटाकर खजुराहो मध्य प्रदेश को बनाया था। मध्य प्रदेश के चंदेल शासक धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर को हटाकर क्या बनाया था, खजुराहो बनाया था, जो अंत तक इस वंश की राजधानी बनी रही थी। लास्ट तक इस वंश की राजधानी क्या रही थी, तो इसके वंश की राजधानी खजुराहो ही बनी रही थी। और नेक्स्ट बात करते हैं जबकि परमाणु ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो धार बनाई थी। परमाणु ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, धार। नेक्स्ट है तोमरों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तोमर ने ग्वालियर को अपनी, वहाँ कलचुरियों ने जबलपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं खजुराहो का अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के एक धंग शासक द्वारा किए गए थे। राजा धंग द्वारा ही अधिकतर कुछ जो मंदिर बनाए हैं सबसे ज़्यादा धंग ने बनाए हैं। धंग ने जैसे जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ आदि जैसे मंदिरों का निर्माण किसने किया था, राजा धंग द्वारा किया गया था। जबकि जो खजुराहो में विष्णु मंदिर स्थित है, विष्णु मंदिर है, तो विष्णु मंदिर यशोवर्मन द्वारा बनाया गया था। यशोवर्मन भी बहुत प्रतापी राजा रहा है चंदेल वंश का। तो इन्होंने कौन कौन से, राजा धंग ने कौन कौन से, तो जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण किया, जबकि यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया और मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को कुछ सूबेदार भेजा। आइन उल मुल्क के पास एक सूबेदार भेजा जिसने विजय हासिल की। एक मतलब उसने खुद ने आक्रमण नहीं किया था, आइन उल मुल्क को भेजा गया था, उसने मालवा पर विजय हासिल की थी। यहीं से पहली बार मालवा का दिल्ली तक सल्तनत में प्रवेश हुआ। मतलब आवागमन की बात करें तो मालवा से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत से जो संबंध बना पाए, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही संबंध बना पाए थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की वीरांगना रानी दुर्गावती इस क्षेत्र की शासिका थी। गोंडवाना क्षेत्र की शासिका कौन थी, तो रानी दुर्गावती थी, जिसने अकबर के सिपाहा सलाहकार आसफ खां के युद्ध करते हुए प्राण न्यौछावर किए थे। इनके बारे में हम कल आपको जानकारी बताएंगे। 1857 की हम पूरी क्रांति करेंगे। तो वीडियो को हम आज इतने ही रखेंगे और कुछ फैक्ट जो बचे हुए थे आप जरूर रिवीजन कर लेना। साथ में मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी सेकंड लास्ट टॉपिक में, तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं, एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी टी भी देव, है ना, टी भी देव। तो टी से बन जाएगा हमारा टीकमगढ़,
टी भी से कौन बन जाएगा, भिंड बन जाएगा। टी भी होगा देव से देवास बन जाएगा। ऊ से कौन बन जाएगा, उज्जैन बन जाएगा। ये हमारे 4 जिले हैं। टी भी देव के नाम से हम इस टाइप से याद भी रख सकते हैं। इस टाइप से हम एसटी के लिए भी आपको अगले लेक्चर में आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, उस टाइप से हम याद भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में 1857 की क्रांतिकारी ये तथा इस 1857 के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ओके, अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पूरा इतिहास। ओके, आगे हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।